मजबूत आस हो, मजबूत विश्वास हो, मजबूत होने चाहिए आपके इरादे। मेरे स्टूडेंट साथियों, मजबूत आस हो, मजबूत विश्वास हो, मजबूत होने चाहिए आपके इरादे और मजबूत होने चाहिए हर रिश्तों के धागे। कुमार विश्वास जी कहते हैं, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हमने। जी हाँ मेरे स्टूडेंट साथियों, स्टूडेंट्स लाइफ में जहाँ हम संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, एक प्रकार ये कहते हैं कि बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रहे होते हैं, ऐसी जगह हम विभिन्न प्रकार की, तमाम प्रकार की, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। इनसे हमें निजात पाने की आवश्यकता है। जी हाँ, एक बहुत ही सुनहरा सफ़र है और बहुत ही प्यारे से कंटेंट लेकर के हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आज आपका ये दौर नंबर, एपिसोड नंबर 15वां है, एपिसोड 15वां अलंकार पार्ट 15। जी हाँ, ये आपका स्वागत करेगा और हम यहाँ कुछ अलग लेके आए, स्पेशल ले आए हैं। स्पेशल है क्या आपके लिए, देखना जरा। आज हमारी बात होगी कुछ स्पेशल अलंकार पर, जिसका नाम होगा अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार, जी हाँ, अन्योक्ति अलंकार आज की खास पेशकश है। अन्योक्ति अलंकार, हम जहाँ अब कई अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं, कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में हम विधिवत जानकारी हासिल कर चुके हैं इसी सीरीज में, इसी क्रम में, इसी सिलसिले में। अब आपके सामने अन्योक्ति अलंकार आ चुका है, जिसने हमें परीक्षा में काफ़ी परेशान किया है। फिलहाल ये परेशानी, ये दुविधा आपसे नहीं होगी, ये वादा है। अन्योक्ति अलंकार किसे कहेंगे, पहला बता दूं मैं, यही मेरा इरादा है। तो अन्योक्ति अलंकार किसे कहेंगे, पहले तो ये जान लो। अन्योक्ति का मतलब होता है ना, जब किसी माध्यम के माध्यम से किसी दूसरे की बात की जाए, यानी जब कोई माध्यम कोई दूसरा हो, बात किसी और की हो, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, है ना ये अलंकार बहुत ही पुराना। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, अलंकार ये है बहुत ही पुराना। जी हाँ, तो इस अलंकार से रूबरू करा रहा हूँ, जहाँ आप विधिवत जानकारी हासिल कर सकते हैं यहीं से। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, कहीं पर निशाना। कुछ हमारे हिंदी काव्य जगत के कवियों ने कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को कुरेद रखा है और वहाँ इन्होंने कहा कि जब हम किसी माध्यम से किसी अन्य माध्यम की बात करें, जब किसी माध्यम से किसी अन्य की बात करें, किसी अन्य की बात करें, यानी कोई ऐसा माध्यम बना लें लेकिन उसकी बात ना हो करके किसी अन्य की बात हो, तो हर परिभाषाएं हमारे साथ हो। किसी माध्यम के माध्यम से किसी माध्यम की बात कर रहे हो, जैसे आप किसी फूल की बात कर रहे हो परंतु आपका इशारा आपकी सुंदर सी महबूबा पर है। आप किसी चाँद की बात कर रहे हो और आपका इशारा आपके पड़ोसी की हो। आप किसी खूबसूरत लम्हे की बात कर रहे हो और आपका मन किसी सुंदर से बारात के प्रांगण में द्वार पूजा कर रहा हो। अद्भुत है ना। तो किसी अन्य जगह आपकी निगाहें होंगी और निशाना आपका कहीं और होगा। बिल्कुल इस तरीके के लम्हों से जोड़ेंगे हम आपको। ऐसे इरादे लेकर के आएंगे कि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो आपको भाव विभोर करेंगी। ना हम किसी के, देखना जरा, शुरुआत ही लाजवाब करना चाहता हूँ। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। देखना कवि क्या कह रहा है, ना हम किसी के ना कोई हमारा, अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये ज़िंदगी रह गई, अगर ज़िंदगी सच में रह गई तो आप बिछड़े ही कहाँ हैं, कभी तो ज़रूर मिलेंगे हमसे आप, कभी तो रूबरू होंगे आप हमसे। इसका मतलब पंक्ति कहीं और है, सुना किसी और को रहा हूँ, बता किसी और को रहा हूँ। माध्यम ये टेलीविज़न है, माध्यम ये पूरी तरीके से ये दूर संचार प्रणाली कह सकते हैं, एक विधिवत व्यवस्था है। और सुन करके कोई इस बात को समझे तो अद्भुत है ना। तो कहीं पर निशाने होंगे और कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। जी हाँ, तो पेशकश यही होगी। तो ना हम किसी के ना कोई हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। यहाँ से शुरुआत हो रही है आपके इस महत्वपूर्ण अन्योक्ति अलंकार की। जी हाँ, देखिएगा अन्य उदाहरणों में भी बहुत कुछ लाए हैं हम आपके लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो खामोश इस कदर हैं कि बहाने भूल आया हूँ। सुनिएगा तो मज़ा आएगा और लिखिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। वो खामोश हैं इस कदर बहाने भूल आया हूँ, किसी के एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूँ। वो खामोश हैं इस कदर बहाने भूल आया हूँ,
किसी के एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूँ। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वाले, मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वाले, मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूँ। देखना कभी क्या कह रहा है, चिड़ियों का माध्यम बना रहा है, आसमान से पूछ रहा है, आसमान से कह रहा है मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वाले। इसका तात्पर्य यह है कि जो बहुत ही ऊंचाई पर बैठे हैं, काफ़ी समृद्धशाली व्यक्ति हैं, वो नीचे तबके पर रहने वाले व्यक्तियों की कहाँ पूछताछ हाल चाल कहाँ पूछा करते हैं। फिलहाल आप समझदार हैं, इस बात को समझ रहे हैं। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वाले, निगाहें कहाँ हैं और बताना कहाँ है। आसमां वाले मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूँ। जी हाँ, कुमार विश्वास जी की ये पंक्ति थी और खासकर अन्योक्ति अलंकार से मैंने इसे सजाने का प्रयास किया है। फिलहाल वो सजी सजावट पंक्ति थी और मैंने उसे दोहराया हुआ है। आपके लिए पेशकश है, अद्भुत लाइनें आपके साथ जोड़ रहा हूँ। फिलहाल अब हम अपने हिंदी काव्य जगत की ऐसी महत्वपूर्ण मशहूर लाइनों से आपका परिचय कराएंगे जहाँ फिलहाल आपको रूबरू होना चाहिए। देखते रहिएगा, इस कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी बातें होने वाली हैं, बहुत ही प्यारा कंटेंट ये होने वाला है। फिलहाल हम उदाहरण के साथ अपने आप को और आपको जोड़ने का प्रयास बनाएंगे। उदाहरण क्या है और इन उदाहरणों को आपके साथ सहेजना है हमें। फिलहाल देखिएगा जरा, हम जहाँ उदाहरण की बात करेंगे, कुछ खास उदाहरणों की बात करेंगे। माली आवत देखकर, स्टार उदाहरण है इसका। माली आवत देखकर, देखकर कलियन करे पुकार, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, कलियन करे पुकार। और फूले फूले चुन लियो, फूले फूले चुन लियो, चुन लियो कान ही हमारी बार, कान ही हमारी बार। ये लीजिए, इसमें देखना कवि क्या कह रहा है। कबीरदास जी की ये पंक्ति है, खूबसूरत अन्योक्ति अलंकार का मशहूर उदाहरण में से एक है ये। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, माली को देख करके कलियां जोर जोर से चीख रही हैं। और देखना क्या है, फूले फूले चुन लियो, धीरे धीरे एक एक फूल का समापन हो रहा है, अंत हो रहा है, एक एक फूल उस बाग से चला जा रहा है और कलियां कह रही हैं अब की बार हमारी बारी है। कभी इस माध्यम से जानते हो क्या बताना चाह रहा है कबीरदास जी? ये माध्यम जानते हो किस लिए चुने? उन्होंने कहा है काम क्या है, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार। यहाँ माली का मतलब यमराज है और कली का मतलब युवा, ये जीवन, ये जिंदगी, ये जिंदगानी फिर कहाँ। तो यमराज को देख कर के ये नौजवान, ये युवा, ये जीवन, किसी भी को मान लो, सबको चिंता होती। कौन मरना चाहता भाई? कौन जाना चाहता है इस सुंदर से धरा से? लाख कठिनाइयाँ हों, जल्दी कोई जाना नहीं चाहता। एक इसका अपवाद है, वो है सुसाइड, आत्महत्या, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं बार बार आपसे ये निवेदन करूँगा, कितनी भी मजबूरी हो जाए, क्यों ना कितनी भी मजबूरी, कितनी भी कमजोरी हो जाए, कभी इतनी विफलता नहीं होनी चाहिए कि हम लड़ नहीं सकते। कभी हार मत मानना, कभी नहीं। जिंदगी है, फिर दोबारा आती ही नहीं, फिर इसे देना क्या है यार? क्यों देंगे हम? जाना तो वैसे ही रोक पाएंगे नहीं, तो जब तक रहेंगे जैसे भी रहेंगे वैसे ही रह जाएंगे, है कि नहीं? मतलब जही विधि राखे राम तही विधि रही हो, जैसा रह पाएंगे, जैसा जीवन होगा वही रह जाएंगे। देखिएगा, कहने का मतलब क्या है, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार। माली को देख करके कलियन यानी युवा कह सकते हैं, ये सोच रहा है कि एक एक तो चले गए मेरे साथी, अब की बार हमारी बारी है। इसका मतलब इस पंक्ति के माध्यम से, कली और फूल के माध्यम से कवि का निशाना कहीं और था, कवि का निशाना कहीं और था। हमारे हिंदी फिल्मी जगत में बहुत से ऐसे गाने फिल्माए गए, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। देखना, एक नायिका गा रही है कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवारियों का दिल मचले। सच पूछो तो ये सारे जमाने के लिए कह रही है कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवारियों का दिल मचले, और खुद भी एक कंवारी है, तो अपने माध्यम को हटाकर किसी अन्य को माध्यम बनाकर उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवारियों का मन मचले। इसका मतलब तुम भी तो एक कंवारी हो, जो गा रही हो भी तो एक कंवारी ही है। आप इस गाने को सुनिएगा, लेकिन वो भी कंवारी है, लेकिन किसी अन्य को माध्यम बना करके अपना मजा उठा रही है। तो अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण होगा ये। क्लियर है ना? तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बारीकियों को मैं बता रहा हूँ, अंतर को समझा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट साथी बहुत ही आनंददायक तरीके से इस लम्हे को जी रहे हैं।
बिल्कुल जीना भी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम ये सारा पर्याय लेकर के मुखातिब होते हैं आपके सामने। फिलहाल आपकी मुस्कान ही हमारी चैनल की शान है। लीजिएगा अगला उदाहरण आपके सामने पेशे किस्मत है। पेशे किस्मत कह सकते हैं, पेशे खिदमत कह सकते हैं। सच पूछो तो आपके किस्मत के साथ साथ आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आपकी किस्मत अच्छी हो इसके लिए हम ये किस्मत कर रहे हैं और ये पेशे खिदमत आपके लिए है। जी हाँ, ये जो सारी मशक्क़त है ये आपकी एक सुंदर भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए है। फिलहाल दूसरा उदाहरण आपके स्क्रीन पर सजा रहा हूँ, देखिएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यहीं से पूछा गया है, एग्जामिनर कई बार यहीं से प्रश्न उठाए हुए हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, ये है काल। समझिएगा जरा, आपने एक राजा का नाम सुना होगा जिनका नाम था जयसिंह। जयसिंह की सबसे छोटी रानी, अभी नई नई शादी हुई जयसिंह की, तो जयसिंह मतलब जो अन्य रानियां थी उनसे कहीं ज़्यादा लगाव तो उस नई नवेली दुल्हन से होगा ही ना। उसके प्यार में कुछ इस कदर ये डूब जाते हैं, उसके प्यार के आगोश में इस तरह समा जाते हैं कि राजपाट की कोई चिंता नहीं रहती। तो वही है, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अगर तुम इस तरीके से अपनी पत्नी के प्यार में डूबे रहोगे तो विकास कहाँ से करोगे? ना ये विकास होगा, ना ये फिर, है ना, ये फिर से कोई बरसात होगी। अर्थात कहने का मतलब इस पूरे आपके प्रांगण का, आपके पूरे बनाए गए समाज का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो मामला किसका लिया, उदाहरण किसका लिया? पराग का, मधुर का, मधु का, ऐसे चीज़ों का उदाहरण लिया जहाँ पर कहीं भी राजा जयसिंह का जिक्र नहीं है। फिलहाल कहीं पर निगाहें थीं और कहीं पर निशाना था, किसी अन्य के माध्यम से किसी को और कुछ बताना था। आइए जुड़ते हैं आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लम्हों से, आपको रूबरू कराते हैं। फिलहाल किसी को अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़ करके इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कराए जाने वाले समस्त चीज़ें अपनी बनाई हुई एक वैकल्पिक उदाहरण है जिससे आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। जी हाँ, फिलहाल देखना जरा, एक सामान्य घर की बात करूं, ऐसी बात नहीं कि हर घर ऐसा होता है। फिलहाल आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं, कुछ हिस्से हैं जिनसे आप रूबरू जरूर होंगे। आप ऐसे नहीं हैं, मैं इसकी बात नहीं करता, मैं ना इस बात की निंदा कर रहा हूं। मेरी बात केवल इतनी है कि जो सामाजिक प्रक्रिया निर्वहन होती है, किस कारण से ऐसी होती है, वो किसी की भी त्रुटि हो सकती है। इसलिए मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अपना उद्देश्य नहीं है। समझना जरा, एक नई नवेली अभी शादी हुई है, एक दुल्हन अपने मायके से अपने सुंदर से ससुराल के प्रांगण में आई है। एक अच्छा सा पति उसे मिला है, बहुत ही प्यार करने वाला मिला है। फिलहाल पति काफ़ी प्यार कर रहा है, पत्नी भी अपने पति के प्यार में डूबी हुई है। अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन इसी बीच में एक घर में एक बुजुर्ग महिला का बहुत ही ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से, हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से, हो सकता है उस महिला के रूडपन की वजह से, कुछ भी हो सकता है, मतलब गलत कोई हो सकता है, जिसे आप सास कहेंगे। ये बहू है इस घर की, अपने सास से इसकी नाराज़गी है। ये सिस्टम मेरे हिसाब से पूरे समाज की एक सादगी है। कई जगह ऐसा आपको माहौल देखने को मिलेगा कि बहू नाराज है किससे? सास से। सास की जमती नहीं है अपनी बात से, सास की जम नहीं रही है अपनी बहू से, बहू का जम नहीं रहा अपनी सास से। मामला तीखापन है, रोज बर्तन बज रहे हैं आंगन में, रोज छनछनाहट है। फिलहाल जिए जा रहे हैं और सास है कि कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि पता है कि बेटा बहू को ज़्यादा प्यार कर रहा है। ऐसा ना हो कि बेटा ही हमें डांट दे। सच में ऐसा हो सकता है कि जिस माँ ने पाला है उस माँ को डांटने वाले भी मिल जाते हैं, और हो सकता है डांट ही दे। और सच पूछो तो अभी फ़िलहाल अभी कल ही मदर्स डे था। एहसास करिएगा उस क्षण को, एहसास करिए, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई अमानत नहीं, कोई धन नहीं, कोई बात नहीं। जिसके पास माँ है उससे बड़ी किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं। माँ से बड़ा कुछ है नहीं इस धरती पर, माँ से बड़ा कोई दौलत नहीं, माँ से बड़ी कोई शान और शौकत नहीं। माँ इबादत है, माँ जन्नत है, माँ शोहरत है, माँ सब कुछ है। ये कल की लाइनें आज आपको समर्पित हैं। और देखना जरा, तो उस माँ से बेटे की अनबन हो सकती है पत्नी को लेके, क्योंकि अभी नई नवेली आई है और इन्हीं जयसिंह की तरह इसके प्यार में डूबा होगा तो कुछ भी कर सकता है। माँ इस वजह से डर रही है, कुछ कह नहीं रही है, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब देखना, सास अगर थोड़ी सी अड़ियल है, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन वाली है, थोड़ी सी
जीवन इस तरीके से बिताने वाली कठोर रूप से, फिर देखना जब आप क्या होगा। अभी तो बात कुछ नहीं बोलेगी, अब देखो कब बात बोलेगी। जब उसकी सुंदर सी बेटी घर आएगी, कहाँ से, अपने मायके से, सॉरी अपने ससुराल से घर आएगी। जब उसकी सुंदर सी बेटी अपने ससुराल से इस घर आएगी, यानी अपने मायके आएगी, अब माँ की ताकत दोगुना हो जाएगी, उस सास की ताकत डबल हो जाएगी, होगी, पक्की बात है। क्योंकि अब कोई था नहीं ना, अब आ गया ना, हमारी बेटी आ गई। सोचो जरा, बेटियां हर जगह कितनी सक्षम होती हैं और क्या क्या रूप इनके होते हैं और कितने अच्छे ढंग से ये जीवन का संचालन करते हैं, कितनी परिस्थितियों का ये सामना करते हैं। फिर माँ के पास आई है, माँ के पास आई है, माँ के पास बैठेगी और अब माँ वो सास अपनी बहू को तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बेटी से कहेगी, ये तुम्हारा काम है, इस तरीके से काम किया जाता है, हम क्या सीख के आई हो। बार बार तुम्हें समझाते रहे हैं, क्या क्या बताते रहे, कहीं कपड़ा इधर फेंकी हो, कहीं कपड़ा उधर फेंक देती हो, क्या क्या करती हो। तो यहाँ जानते हो क्या है, कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना, बहू का बदला अब लिया जा रहा है। तो ऐसे परिवेश होते हैं कि सास अपनी बेटी से कहती है और उस पर निशाना साध कर, निगाहें वहाँ होती है, निगाहें इस अपनी बेटी पर लगाया और निशाना उस बहू पर लगा रही, जो बहू काफ़ी दिनों से टार्चर किए जा रही थी। फिलहाल तो ऐसे उदाहरण हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवेश में। हम कभी कभार ऐसी बात किया करते हैं, तमाम बार अपने यार दोस्त से कहा करते हैं, बहुत बुरा है यार, जो आदमी इस तरीके से काम करता है ना, अच्छा नहीं लगता। मुझे एक बात है, झूठ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका साथी उससे झूठ बोला है, तो वो उससे नहीं कह रहा है डायरेक्ट, वो अपने किसी अन्य साथी को माध्यम बना करके वहाँ निगाहें हैं और निशाना वहाँ लगा रहा है। अब मेरे हिसाब से आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ऐसी पंक्ति मिलेगी तो आप इसे आराम से अच्छे ढंग से बता पाओगे। अच्छे ढंग से कहने का मतलब कि कहीं भी हो बता सकते हो, फिल्मी गानों से सोच करके, कहीं भी, जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए। कभी का देखना क्या क्या कहते हैं कि जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए, तारों ने चमकना छोड़ दिया। सोचो जरा, जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए, तारों ने चमकना छोड़ दिया। अद्भुत है ना, है तो अतिशयोक्ति, लेकिन सोचना कि उस तारों के माध्यम से, उनकी चमक के माध्यम से ये कहाँ ले जा रहा है, निगाहें वहाँ है, निशाना कहीं और है, कि तारों ने चमकना छोड़ दिया। खुद को बता रहा है, तारों को खुद बता रहा है, तारों ने चमकना छोड़ दिया, यानी खुश रहना ये व्यक्ति छोड़ दिया। जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए, तारों ने चमकना छोड़ दिया। सोचो, तारों की बात कर रहा है क्या लेखक? नहीं ना, तारों को तो निगाहें बना रहा है, तारों को तो माध्यम बना रहा है, उसके माध्यम से खुद को बता रहा है कि अब वो खुशी नहीं रही, अब वो पल नहीं रहे, अब हम दुख में जिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस तरीके की बातें रहेंगी, हमेशा ऐसी चीज़ें से आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। तू हवा है, देखना एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, तू हवा है तो संग बहा ले मुझको, तू हवा है तो अपना बना ले मुझको, या संग बहा ले मुझको। तू हवा है तो अपना बना ले मुझको, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बहा ले मुझको। शीशे बनकर कह रहा, कितनी प्यारी लाइन सुनिएगा, तू हवा है तो संग बहा ले मुझको, ऐसा ना हो कि कोई और बहा ले मुझको। शीशा बनकर, आईना बनकर के उम्र भर काटी है जिंदगी हमने, टूट कर बिखर जाऊंगा, बिखरने से बचा ले मुझको। तो कभी कुछ और कह रहा है, किसी और को सुना रहा है और सारी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो ध्यान देना, जब आप किसी अन्य के माध्यम से, आईना, चाँद, तमाम चीज़ों के माध्यम से किसी अन्य की बात करेंगे, किसी अन्य को समझाना चाहेंगे, तो पक्की बात है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार आपको बताना होगा। आज की पेशकश आपके लिए कैसी लग रही है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही प्यारा सा सफ़र ये चल रहा है आपके साथ, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट साथियों के साथ। जी हाँ, इसी सीरीज में एक और अलंकार से हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, उस अलंकार का नाम होगा विरोधाभास। अपने आप में होगा ये खास, काफ़ी खास। विरोधाभास अलंकार की अब बात होगी। विरोधाभास अलंकार किसे कहेंगे? पहले तो हमारी आपसे यही तहकीकात होगी, पहले हम लोग यही करेंगे कि कैसे पहचानेंगे, क्या है इसका मेन मजहब लम्हा, क्या है इसका सबसे बड़ा कारण, क्या है। देखना, विरोधाभास का मतलब होता है कि इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो विरोध प्लस आभास निकल के आएगा। देखना जरा, विरोध प्लस आभास, विरोध प्लस आभास, इसका मतलब हुआ सच पूछो तो कोई विरोध नहीं होता है।
इसका मतलब हुआ वास्तविक विरोध नहीं है। वास्तविक विरोध ना हो करके, वास्तविक विरोध ना हो करके आभास होता है, ना होकर केवल आभास किया जाता है। किसका? विरोध का आभास किया जाता है, जबकि वास्तविक विरोध कुछ होता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर मैं कह दूं कि मैं सपने में जाग रहा था, सच बताएं मैं आपको प्रभावित करना चाह रहा था। देखना, एक नायक एक नायिका से, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। वो कहेंगे कि क्या बताएं, सपने में भी तुम, ख्यालों में तुम, रातों को नींद तो आती नहीं पर सोते रहते हैं। अब उसे लगेगा कि सच में ये सोते समय भी हमें याद करते हैं और सोते समय भी इन्हें नींद नहीं आती। सोचो, खैर वो विरोध नहीं है, लेकिन विरोध जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो विरोध नहीं है, लेकिन सोचो जरा, क्या एक व्यक्ति किसी कार्य दायित्व को एक ही साथ निपटारा कर सकता है क्या? मतलब सोएगा भी जगेगा भी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे जहां बातें होंगी इस तरीके की, जहां भी आपके साथ ऐसी बातों का सामना कराया जाएगा, आप बिल्कुल निसंकोच उसे विरोधाभास बताइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ केवल इतनी बात समझना है कि वास्तविक विरोध ना होकर केवल आभास होगा, केवल आभास होगा। जी हाँ, एक कोई भी चीज़ें होंगी उनके साथ आपका एक ऐसा समागम बनाया जाएगा कि आप खुद सोचोगे कि हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे पंछी सुर में गाते हैं, लीजिए पेश है, पैसे किस्मत है, पैसे खिदमत है। जी हाँ, पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं और घुंघरू बजाती है हवा। सब मजा आया कि पंछी सुर में गा भी सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हवा घुंघरू कैसे बजाएगी? इसका मतलब विरोध नहीं कर रहा है, बज सकता है, विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन हमें विरोध जैसा आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हवाओं से घुंघरू का बजना थोड़ा सा विरोधाभास जैसा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, विरोधाभास है ना। तो इसलिए इस तथ्य को समझने के लिए बहुत ही आसान से चीज़ों का हम आपसे सामना करवा रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि पंछी सुर में गाते हैं और भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, कैसी हो तुम मेरी दिलरुबा। जी हाँ, तो ये जो पंक्ति है इसमें विरोधाभास का कहीं ना कहीं अंकन किया गया है, कहीं ना कहीं कवि ने इसको चित्रांकित किया है। अब हम बात करते हैं, उदाहरण के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। उदाहरण, जी हाँ, उदाहरण में हम बात करेंगे जैसे शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है। अब आपका मन मुग्ध होना शुरू हो जाएगा। पहले बहुत ही सहज उदाहरणों से आपकी शुरुआत है। शीतल ज्वाला जलती है, बताना जरा, ज्वाला है और शीतल होगी। शीतल ज्वाला जलती है और दीर्घ के अंगारों से, यानी आंसुओं के अंगारों से शीतल ज्वाला जल रही। सोचो जरा, ये मुमकिन है क्या? सच पूछो तो ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि शीतल और ज्वाला में आपस में विरोध होगा, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। सच में इस पंक्ति में विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हमें ये विरोधी जैसे महसूस हो रही कि नहीं, कि जहाँ ज्वाला है वहाँ शीतलता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब हुआ शीतल और ज्वाला एक दूसरे के विरोधी हैं। फिलहाल इस पंक्ति में हमें ऐसा आभास हो रहा है, जबकि ये विरोधी नहीं है। इस पंक्ति में हमें केवल आभास हो रहा है, विरोध नहीं है। क्लियर है बात, समझ रहे ना? तो शीतल ज्वाला जलती है, ऐसे उदाहरण आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैं जागी रही, लीजिए, मैं जागी रही कुछ सपनों में। अभी पहले, थोड़ी देर पहले हमने बात की, मैं जागी रही कुछ सपनों में, क्या खास पेशकश है अपनों में। मैं जागी रही कुछ सपनों में और कुछ खास पेशकश है मेरे अपनों में। मैं जागी रही कुछ सपनों में, कैसे हो सकता बताना? सपनों में जाग रहे हो कैसे? इसका मतलब विरोध है नहीं फिलहाल, लेकिन सपने में जागना एक तरीके का, पूरी तरीके से विरोधाभास का आभास करा रहा है कि नहीं करा रहा है? करा रहा है। इसलिए हम इस पंक्ति को ले जाएंगे विरोधाभास अलंकार में। हमारी भावनाओं को, हमारे वक्तव्य को, हमारी दी गई चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें कि हाँ हमें ये समझ में आ रही बातें। अब देखिएगा नेक्स्ट, यानी अगला उदाहरण आपके स्क्रीन पर सजाऊंगा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी उड़ेलता हूँ,
उड़ेलता हूँ उतना भर जाता है, उतना भर जाता है। समझना जरा इस पंक्ति के अर्थ को। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, वियोग में है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के वियोग में है, कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है मेरे मेरी महबूब से, मेरा मेरे महबूब से जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना बुलाना चाहूँ उतना वो याद आता है। गाना सुना है ना, तुझे जितना बुलाना चाहा हूँ उतना वो याद आए हैं, जितना बुलाना चाहे उतना वो याद आए। ऐसे तमाम गानों के आप सुन करके कई बार अपने मन को एक बेहतरीन तरीके से सामंजस्य दे चुके हैं। यहाँ बातें वही हो रही हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना उड़ेलता हूँ उतना फिर से भर जाता है, जितना बुलाना चाहता हूँ वो उतना याद आता है। क्लियर है ना? यहाँ समझिएगा, आप सोचिए कि जितना उड़ेलेगा उतना भर जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि विरोधाभास हो रहा है? लग रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि विरोध हो रहा है। उड़ेलना है उतना भरना है, ये मुमकिन नहीं है। जितना उड़ेलेगा उतना भर जाएगा, हमें तो विरोध लग रहा है कि नहीं ये गलत बात है, एक दूसरे के अपोजिट मामले हैं। उड़ेलेगा तो भरेगा कैसे, उड़ेलेगा तो भरेगा कैसे? फिलहाल इस पंक्ति में यहाँ विरोध नहीं है, कवि ने इसे सजाया हुआ है अपने भावों से, कवि ने इसे सजाया है अपने बेहतरीन वक्तव्य से, अद्भुत सोच के माध्यम से। सोचना जरा, तो जितना भी उड़ेलता हूं उतना भर जाता है, इसलिए मैं इसे विरोधाभास की महत्वपूर्ण उदाहरण में शामिल कर रहा हूं। आगे समझिएगा। नेक्स्ट अगला उदाहरण है आपके सामने, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम या विसाले सनम, ना मिसाले सनम, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना ही खुदा मिला और ना ही मिसाले सनम, और ना ही इधर के रहे और हम ना ही उधर के रहे। ये पंक्तियाँ एक दूसरे को विरोधाभास जैसा भाव व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रही हैं, जिसके माध्यम से हम इसे विरोधाभास के महत्वपूर्ण उदाहरण में शामिल करेंगे। जी हाँ, अगला उदाहरण देखिएगा। ऐसे तमाम उदाहरणों से आपको रूबरू में करा रहा हूँ। मैं निज रोदन में, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, राग लिए फिरता हूँ, राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। सोचो देखो, शीतल बाणी है और बाणी अगर शीतल है तो आग कैसे होगा? आग लिए फिरता हूँ। फिलहाल कवि का मसला कुछ और है, फिरता हूँ आप समझ रहे हैं। यहाँ देखने पर तो विरोध लग रहा है कि शीतल बाणी के साथ आग का सामंजस्य कैसे हो सकता है। फिलहाल नहीं हो सकता है, लेकिन ये रचना कुछ अलग है। शीतल बाणी है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा कम बोलने वाला हूँ, नम्र बोलने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कटुता है, मेरे अंदर तमाम प्रकार के अंगारे छुपे हुए हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रोदन का मतलब कष्ट में भी राग लिए फिरता हूँ, और शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसका मतलब कवि का भाव कुछ और है, लेकिन फिलहाल यहाँ एक जैसा देखने पर हमें लगता है कि विरोध है। शीतल का आग से पूरी तरीके से कोई नाता नहीं हो सकता है, तो ये विरोध माने जाएंगे। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें? यह अनुरागी चित्त की, यह अनुरागी चित्त की, अनुरागी चित्त की, चित्त का मतलब होता है हृदय, चित्त की गति समझे ना कोई, गति समझे ना कोई, गति समझे ना कोई, ज्यों 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 बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखो ये उदाहरण देखना जरा। यह अनुरागी चित्त की, इस प्रेम भरे हृदय की, प्रेम भरे दिल की कोई मनोकामना नहीं समझ पा रहा है, मेरे हृदय की भाव को कोई समझ नहीं पा रहा है। इस अनुरागी चित्त का कोई मनोभाव किसी को मिल नहीं रहा है, किसी को नहीं, ना लूसी को। लूसी भी इस बात से बड़ा अनभिज्ञ। लूसी आपने सुना होगा ना, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत स्ट्रक्चर, एक रचना है, तो वो भी नहीं समझ पा रही है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबेगा डूबेगा वैसे वैसे वो उज्जवल हो जाएगा। अद्भुत है ना? रंग काला है, निकालेंगे उज्जवल निकलेगा क्या? ऐसा नहीं लग रहा कि विरोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि अटपटा बात हो रही है, एक दूसरे के विरोधी हैं। काले में सफ़ेद कैसे होगा भाई? नहीं होगा।
लेकिन ये हमें भले ही विरोधी दिखे हैं, लेकिन ये विरोध नहीं कर रहा। देखना जरा, ये विरोध का आभास हो रहा है, कभी कुछ और कहना चाह रहा है। जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में लीन होगे ना, आपका भविष्य वैसे वैसे आप उज्जवल होता चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी के रंग बदल जाएंगे। कभी ये कहना चाह रहा है, तो कभी तो बिल्कुल विरोध नहीं किया है, लेकिन हमें इस पंक्ति को पढ़ करके ये पता चल रहा है कि जैसे विरोध हो रहा है, हमें विरोधाभास हो रहा है। इस वजह से हम लोग इस पंक्ति में, इस महत्वपूर्ण पंक्ति में विरोधाभास अलंकार लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। खामोशियाँ गुनगुनाने लगीं और नींदें चुराने लगी। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी। सोचो जरा, आपको लगेगा सर खामोशी गुनगुना कैसे सकती है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब अपने मन की व्यथा से है कवि की, कि मेरी खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, अब मैं रह नहीं पा रहा हूँ, खामोश हूँ, फिर भी मेरे अंदर से कुछ बातें निकल रही हैं, मेरे दर्द खुद मेरी आंखों के माध्यम से मेरे बाहर चले आ रहे हैं। इसका मतलब कभी कुछ और कहना चाह रहा है, और आपको लगा कि विरोध है। खामोशियाँ गुनगुनाने लगीं। खामोशी कभी गुनगुनाएगी नहीं दोस्त, लेकिन कभी इसको करवा रहा है। इसका मतलब हुआ वो किसी अन्य भाव में, उसे किसी अन्य सांचे में डाल रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे थे। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, हमें विरोध लगा है, लेकिन विरोध नहीं है। इस बात से ताल्लुकात बना लीजिए। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, अगर ये पंक्ति आ गई है तो आप पक्की बात आप मान के चलिएगा, आप किस अलंकार में हैं? विरोधाभास में। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, गुनगुनाने लगी तो विरोधाभास अलंकार होगा। एक फिल्मी गाना से आपको रूबरू कराते हैं और आज के कंटेंट को यहीं समापन की तरफ मोड़े जाते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, विरोधाभास अलंकार का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है, और आप उसे समझेंगे तो आपको हमेशा ये बातें याद रहेंगी। यारा सीली सीली, वो यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना, यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना। सोचो जरा, रात कैसे जलेगी दोस्त, कैसे जलेगी? फिलहाल रात का जलना, इसका मतलब रात जल नहीं रही है, और आपने रात को जलते हुए समझा कि विरोध हो रहा है। सच में ये जल नहीं सकती हैं, लेकिन कभी ये नहीं किया है। यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना, यानी उस रात के कष्ट की बात कर रहा है। वो रात में उसे जो कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को आपके सामने अब प्रदर्शित कर रहा है, जबकि उसे आपने विरोध समझा था। यानी इस पंक्तियों से हमें विरोध का आभास होता है, ना कि वहाँ विरोध होता है। ऐसी पंक्तियों में हम विरोधाभास अलंकार लगाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे स्टूडेंट साथियों को आज का कंटेंट बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट आपका बनता है, जितने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर पाएँ करें। ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमारी आपके यूट्यूब चैनल से है। जितना शेयर करेंगे उतना ही बेहतर है, जितना शेयर कर पाएँ करिएगा, और पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।